जंगल में सुबह का समय था। रानो चिड़िया आम के पेड़ के नीचे अपना नया घोंसला बना रही थी। तभी वहाँ चंपा मुर्गी, कबूतर और लूसी आते हैं। अरे चंपा बहन, कबूतर भैया, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? जरा आओ और मेरा नया घोंसला तो देखो। मैंने नदी के किनारे से खास और मजबूत तिनके चुन चुनकर यह नया घर बनाया है, ताकि आने वाली तेज बारिश और तूफान में अंदर पानी की एक बूंद भी न आए। तुम सब बताओ कि यह घर कैसा लग रहा है? लानो बहन, तुम्हारा घोंसला तो पूरे जंगल में सबसे प्यारा लग रहा है, लेकिन सच कहूँ तो आज सुबह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे इस प्यारे जंगल पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आप भी रानो बहन की तरह कुछ मेहनत करें और जाकर नदी के पास से कुछ मजबूत तिनके चुनकर ले आएं, ताकि हम भी अपने पुराने घोंसले की मरम्मत कर सकें। कम से कम हमारा घर तो साफ और मजबूत लगे। अरे लूसी, तुम तो मुझे हर वक्त किसी न किसी काम पर ही लगाए रखती हो। मैं तो सुबह की ताज़ा हवा खाने निकला था, लेकिन चलो, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं रानो बहन के लिए भी नदी के किनारे से 2-4 मजबूत लकड़ियां उठा लाता हूँ, ताकि इनका घर जल्दी पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भैया, आपकी इस मदद से मेरा काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे चंपा बहन, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आज जंगल में सब पक्षी इतने डरे डरे क्यों घूम रहे हैं? रानो बहन, बात ही ऐसी खौफनाक है। वो खबीस और मकार लोमड़ी आजकल नदी पार वाले घने जंगल के पास देखी गई है। वो इतनी चालाक है कि भोले भाले और मासूम पक्षियों को अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाकर चट कर जाती है। मुर्गी बहन बिल्कुल सच कह रही हैं। उस लोमड़ी की चालाकी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। हमें खुद भी बचना होगा और जंगल के सब पक्षियों को सावधान भी करना होगा। खास तौर पर हमें कालू और गौरी के पास जाकर उन्हें समझाना चाहिए। वे दोनों तो मुफ्त का खाना देखकर बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। कालू कौवा और गोरी अपने पुराने घोंसले पर भूखे बैठे थे। जग्गू पास ही बैठा था। अरे कालू जी, कुछ शर्म करो और जाकर कोई काम धंधा ढूंढो। कब तक हमें सूखी टहनी पर बैठकर सूखे दाने चबाएंगे या भूखे पेट रहेंगे? जरा इस रानो चिड़िया को देखो, वह कितनी मेहनत से अपना नया घर बना रही है, और एक आप है जो दिन भर मुफ्त की सुस्ती में बैठे रहते हैं। तो क्या मैं अपने पंख बैठकर बाजार में बेच दूं या खुद को मार डालूं? मैं कहाँ से रोज रोज तुम्हारी नवाबियत और शाही नखरों के लिए खाना लेकर आऊं? तुम्हें पता भी है कि जंगल के सारे पक्षी अब अपने अपने खाने पर सख्त पहरा देते हैं। अब किसी का माल उड़ाना आसान नहीं रहा। गोरी बहन, कालू भैया, हम तुम्हारे पास एक जरूरी बात करने आए हैं। जंगल में मकार लोमड़ी आ चुकी है, तुम दोनों जरा संभल कर रहना। हाँ गोरी, वह लोमड़ी बड़ी मकार और खतरनाक है। वह पहले पक्षियों को बड़े बड़े लालच देती है, और जैसे ही कोई उसकी बातों में आता है, वह उसे अपना शिकार बना लेती है। ओहो, आई बड़ी नसीहतों की दादी मुर्गी। तुम जैसे डरपोक पक्षी अगर लोमड़ी के नाम से कांपते हैं, तो हम क्या करें? मैं और मेरे कालू जी इतने बेवकूफ नहीं है जो किसी लोमड़ी के झांसे में आ जाए। गोरी बहन, हम तो एक पक्षी होने के नाते तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। दोपहर को मकार लोमड़ी नदी के पास छिपी थी। कालू और गोरी को उड़ते देखकर वो एक नया मकाराना ड्रामा शुरू करती है। हा 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 हा, लो भाई, मेरी भूख का इलाज खुद ही उड़ता हुआ आ रहा है। ये दोनों इतने चालाक बनते हैं, उतने ही बड़े बेवकूफ और लालची हैं। आज मैं इन्हें बातों के जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि ये खुद मेरे पास आएंगे। कालू जी, जरा नीचे देखो तो सही, वो लोमड़ी जमीन पर क्या ढूंढ रही है? उसके पास तो कोई खास चीज लग रही है। लेकिन गोरी, रानो और मुर्गी कह रही थी कि इस लोमड़ी से दूर रहना, वह बहुत खतरनाक है। हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। अरे तुम तो बिल्कुल ही डरपोक निकले। उन बेवकूफ पक्षियों की बातों में आ गए। जरा पास चलकर देखने में क्या हर्ज है? ओह, गोरी जी और कालू भैया, आप दोनों ऊपर शाख पर क्यों बैठे हैं? जरा नीचे आ जाइए। मैं तो सुबह से आप ही दोनों को ढूंढ रही थी। हमें क्यों लोमड़ी जी? हमसे आपको क्या काम पड़ गया? अरे क्या बताऊं कालू भैया, एक बहुत बड़ा राजहाथ लगा है। नदी के उस पार शाही महल का एक काफिला आया था, जो पनीर, मक्खन और नायाब फलों के डिब्बे छोड़ गया। लेकिन क्या आपको मालूम है, आपकी दोस्त रानो चिड़िया और मुर्गी ने वह शाही खाना पहले ही ढूंढ लिया है, और वे आपसे छिपाकर नदी के पास बड़े आम के पेड़ के नीचे दफन कर रही हैं। क्या?
रानो और मुर्गी ने हमसे इतना बड़ा सच छिपाया। वे हमें लोमड़ी का डर दिखाकर खुद शाही खाना हजम करना चाहती है। बिल्कुल गौरी जी, अगर आपको यकीन न आए तो अभी जाकर रानो के आम वाले पेड़ की जड़ों में देखो। अगर वहाँ न मिले तो फिर नदी पार वाली पुरानी गुफा में आना, क्योंकि बाकी का आधा माल मैंने उस गुफा में संभाल कर रखा है, जो सिर्फ आपको दूंगी। लोमड़ी के इस झूठ ने गोरी और कालू का दिमाग घुमा दिया। वे गुस्से और लालच में अंधे होकर सीधा रानो चिड़िया के घोंसले पर पहुंच गए। रानो चिड़िया, बाहर निकल और अपनी ये झूठी और मकार शक्ल दिखा। गोरी बहन, यह क्या बदतमीजी है? तुम इस तरह चीख क्यों रही हो और हम पर क्या इल्जाम लगा रही हो? हाँ गोरी, जरा होश के नाखून लो। तुम हमारे घोंसले के पास आकर इस तरह शोर क्यों मचा रही हो? तुम दोनों मकार और झूठी हो। तुम हमें लोमड़ी का डर दिखा रही थीं ताकि हम अपने घरों में छिपे रहें और तुम दोनों नदी के पास से शाही पनीर और फल अकेले खा सको। तुमने वह शाही माल इस आम के पेड़ की जड़ों के नीचे छिपाया हुआ है। हमें लोमड़ी जी ने खुद सब सच बता दिया है। रानो, चलो अभी इस पेड़ की जड़ें खोद कर दिखाओ। अगर तुम दोनों को इतना ही शक है तो देख लो, यहाँ सिर्फ मिट्टी और सूखी पत्तियां हैं। वह लोमड़ी तुम दोनों को हमसे लड़वा रही है ताकि तुम अपनों पर शक करो। बस करो अपने ये ड्रामे। अगर यहाँ खाना नहीं है तो इसका मतलब है तुमने बाकी का सारा माल नदी पार वाली उस गुफा में छिपा दिया है। लोमड़ी जी ने बिल्कुल सच कहा था। हम अब तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे। सब पक्षियों की बात ठुकराकर कालू और गोरी गुफा के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ सिर्फ अंधेरा और बदबू थी। कालू जी, इस गुफा के अंदर तो बहुत अंधेरा है। यहाँ तो शाही खाने की कोई खुशबू नहीं आ रही, सिर्फ पुराने पत्थर और सूखी हड्डियाँ पड़ी हैं। लोमड़ी जी, ओ लोमड़ी जी, हम आ गए हैं। हमने रानो और मुर्गी का पर्दाफाश कर दिया है। अब बताइए, वो शाही पनीर कहाँ रखा है? आए मेरे सबसे बड़े बेवकूफ और लालची कौ, मेरी इस अंधेरी गुफा में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। लोमड़ी जी, वो शाही पनीर कहाँ है जिसका आपने पता बताया था? अरे बेवकूफ कौ, यहाँ कोई शाही खाना या पनीर नहीं था। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोलकर तुम दोनों को तुम्हारे ही दोस्तों के खिलाफ भड़काया था और तुम इतने बेवकूफ निकले। धोखा! तुमने हमारे साथ धोखा किया। हमें बाहर जाने दो। रानो और मुर्गी सच कह रही थी। हमसे गलती हो गई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हारा अपना ही गुरूर, शक और लालच तुम्हें मेरी गुफा तक खींच कर लाया है। लोमड़ी एक ही झपट्टे में उन दोनों पर हावी हो जाती है। कालू और गोरी की चीखें गुफा में खामोश हो जाती हैं और लोमड़ी उन्हें खा जाती है। अगली सुबह सब पक्षी गुफा के बाहर जमा होते हैं। जग्गू कौवा भी अपने माता पिता को ढूंढता हुआ रोता हुआ आता है। रानो आंटी, मुर्गी आंटी, मेरे माता पिता रात से घर नहीं आए। वे मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? जिस बात का हमें डर था वही हुआ। उस मक्कार लोमड़ी ने कालू और गौरी का खात्मा कर दिया। काश वे दोनों हमारी बात मान लेते। हमने कितना रोका था, लेकिन उनके लालच, गुरूर और शक ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उन्हें अपनों की सच्चाई नजर ही नहीं आई। सच है, लालच और गुरूर का अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। जो पक्षी अपने सच्चे दोस्तों की नसीहत को ठुकराकर दुश्मन की बातों पर यकीन करते हैं, वे आखिरकार कालू और गोरी की तरह मिट जाते हैं। लानो चिड़िया अनाथ जग्गू को अपने साथ ले जाती है और जंगल के सब पक्षी इस हादसे से ये सबक हासिल करते हैं कि लालच और गुरूर का अंजाम तबाही होता है। कालू, मैं इस पेड़ के पीछे छुपकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। सामने पेड़ पर तोता बैठकर अमरूद खा रहा है। जाओ और जाकर उसका अमरूद छीन कर लाओ। तोता मजे से पेड़ के ऊपर बैठा अपना अमरूद खा रहा था। कालू कौवा जाता है। वो तेज से उड़ता है और तोते से उसका अमरूद छीनकर भाग आता है। चोर, मेरा अमरूद ले गया। बेचारा तोता वहाँ बैठकर रोने लगता है और दोनों कौवे मिलकर तोते का वो अमरूद खाते हैं। कालू जी, ये आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा था। अब हम रोज ऐसे ही पक्षियों से उनका भोजन छीन छीन कर खाएंगे। अगली सुबह कालू और गोरी फिर से किसी पक्षी का भोजन चुराने निकले हुए थे। पेड़ पर कबूतर और रानो चिड़िया बैठे थे। कबूतर भैया, जरूर आपका वहम होगा। रात हवा भी बहुत तेज चल रही थी। यह भूत वूत कुछ नहीं होते। नहीं रानो बहन, मैंने देखा।
पहले तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पत्ते बहुत जोर से हिल रहे थे। मैंने उठकर अपने घर की खिड़की बंद की और खिड़की अचानक खुद ही खुल गई। मैं और लूसी तो बहुत डर गए थे। ओहो कबूतर भैया, आप भी ना, आप फजुल में इतना डर रहे हैं। हवा तेज चल रही थी और उस तेज हवा से ही खिड़की खुल गई होगी। कालू, तुमने सुना दोनों क्या बातें कर रहे हैं? हाँ गोरी, मैंने सुना। मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हम उनकी बातें क्यों सुन रहे हैं? फुजूल में उनके पास भोजन नहीं है। चलो आगे जाकर किसी और पक्षी को ढूंढते हैं। ओहो कालू जी, मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है। तुम समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो कबूतर कितना डरता है भूतों से। फिर गोरी कवि कालू के कान में अपना सारा प्लान बनाती है और दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। रात हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे, लेकिन दोनों कौवे अपने घर से निकल आते हैं। दोनों ने अपने ऊपर सफेद चादरें ओढ़ी हुई थी। दोनों एक जगह रुकते हैं। कालू, चादर को मजबूती से ओढ़ना, ऐसा ना हो कि तुम सारा प्लान खराब कर दो। वैसे इन सफेद चादरों को लेकर तो हम भूत ही लग रहे हैं। आज तो कबूतर को डराएंगे, खूब मजा आएगा। फिर दोनों कौवे कबूतर के घर की तरफ उड़ते हैं और कबूतर की खिड़की में जाकर कभी तालू सामने आता तो कभी गोरी। कबूतर सोया हुआ था, लेकिन लूसी जाग रही थी। कबूतर जी, जल्दी उठें। भूत भूत, हमारे घर में भूत आ गया। लूसी की ये आवाजें सुनकर कबूतर जल्दी से छलांग लगाकर उठता है। भागो लूसी भागो, हमारे घर में भूत आ गए हैं, जल्दी भागो। कबूतर और लूसी अपने घर से जल्दी से निकल जाते हैं। कालू और गोरी घर के अंदर आ जाते हैं। ये कबूतर तो बड़ा ही डरपोक निकला। मुझे तो लगा था इसे डराने में काफी मेहनत लगेगी, लेकिन वो तो हमें देखते ही डर गया। तालू जी। हाँ गोरी, अब जल्दी से कबूतर की रसोई में जाओ और सारा भोजन ले आओ। फिर दोनों कौवे कबूतर के घर से भोजन चुराकर भागते हैं। अगली सुबह बड़े पेड़ के नीचे सब पक्षी जमा थे। मुझे तो ये लगता है सच में हमारे जंगल में भूत आ गए हैं। मैं तो जा रही हूँ अपने माँ वाले जंगल। पारो बहन, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मुझे तो लगता है कबूतर ने कोई डरावना ख्वाब देखा है। कबूतर भैया, आप बताइए तो सही कि रात को हुआ क्या था। फिर कबूतर अपनी आंखों देखा सब कुछ सबको बताता है। कबूतर जी बिल्कुल सच कह रही हैं। मैंने सबसे पहले भूत को देखा था, और वो एक नहीं बल्कि मुझे तो लगता है वो 2 भूत थे। हमारे जंगल में भूत घुस आए हैं। मैं तो नहीं मानता कि भूत प्रेत कुछ होते हैं। जो भी है रानो बहन, अब हम इस जंगल में नहीं रह सकते। मैं और लूसी तो जा रहे हैं लूसी की बहन के घर। मैं तो कहता हूँ आप भी इस जंगल से चले जाएं। फिर कबूतर और लूसी अपने घर को ताला लगाते हैं और अपने घर से चले जाते हैं। कालू, आज हम इस पारो के घर जाएंगे। देखा था आज उसे, लगता है वो भी भूतों से बहुत डरती है। फिर जब रात होती है, दोनों कौवे फिर से सफेद चादरें लेकर घर से निकलते हैं और पारो के घर की तरफ उड़ते हैं। रानो बहन ठीक कहती हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। पारो अपने पंख में एक डंडा पकड़कर बैठी थी। जैसे ही भूत आएगा मैं तो ये डंडा उसके सर में मारूंगी। अभी पारो खुद से ऐसे ही बातें कर रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। पारो डरते डरते पूछती है, कौन है बाहर, कौन है? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती। तो पारो डरते डरते दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने दोनों कौवे सफेद चादरें ओढ़े खड़े थे। पारो जल्दी से डंडा उठाती है और गोरी के सर में मारती है। मैं नहीं डरती तुम भूतों से। गोरी को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। गोरी तो पारो को मारने लग जाती है। फिर पारो डरकर अपने घर से भाग जाती है। वो सीधा रानो के घर जाती है। रानो बहन, मेरे घर में भी भूत घुस आया है। मैंने उसके सर में डंडा मारा, लेकिन वो मुझे ही मारने लगा। क्या सच में पारो बहन, आपने भूत के सर में डंडा मारा? हाँ रानो बहन, मैं सच कह रही हूँ। फिर जब सुबह होती है तो पारो और रानो पारो कवि के घर जाते हैं। तो वे देखते हैं कि पारो के घर में एक काला पंख पड़ा था। पारो बहन, क्या यह पंख आपका है? नहीं नहीं रानो बहन, आप देख सकती हैं, मेरे पंख ऐसे तो नहीं हैं। यह किसी कौए का पंख है। मुझे तो गोरी और कालू पर ही शक हो रहा है। एक बार फिर से सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। मुझे यह पंख पारो बहन के घर से मिला। गोरी और कालू, क्या यह तुम दोनों का पंख है? ये पारो भी तो एक कवि है, यह पंख उसका भी हो सकता है। रानो, तुम हम दोनों पर ही क्यों शक कर रही हो?
रानो चिड़िया खामोश हो जाती है क्योंकि अब रानो ने सोच लिया था कि वो कौवों को रंगे हाथों ही पकड़ेगी। अब तो मुझे भी डर लगने लग गया है। मुझे तो लगता है सच में भूत होते हैं। मैं भी अपनी माँ वाले जंगल चली जाऊंगी, बस आज की रात मेरी सुरक्षित गुजर जाए। फिर दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं और रानो चिड़िया बाकी पक्षियों से कहती है, दोस्तों, मेरा पूरा शक इन दोनों कौओं पर ही है, क्योंकि कोई भूत ऐसा नहीं होता जो भोजन चुरा कर भाग जाए। आप सब आज रात को मेरे घर आ जाना, बाकी का प्लान मैं तभी बताऊंगी। फिर जब रात होती है तो सब पक्षी रानो चिड़िया के घर आ जाते हैं। रानो चिड़िया लाइट ऑफ कर देती है। पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। दोनों कौवे खिड़की से रानो के घर के अंदर झांकते हैं और गोरी कालू से कहती है, कालू, इस मोटी चिड़िया के घर में तो कुछ नजर नहीं आ रहा, अब क्या करें? चलो गोरी, अंदर चलते हैं और सबसे पहले जाकर तुम लाइट ऑन करना और फिर हम इसका भोजन चुराकर भाग आएंगे। लेकिन जैसे ही दोनों कौवे घर के अंदर घुसते हैं, लाठियों की आवाजें आने लगती हैं और कौवे दर्द से चिल्लाने लगते हैं। हाय, मैं मर गई। मार दिया किसी जालिम ने, मेरे सर में डंडा मार दिया। मेरी पूंछ छोड़ो, मेरी पूंछ। रानो चिड़िया आगे बढ़ती है और लाइट को ऑन करती है। गोरी बहन और कालू भैया, शर्म आनी चाहिए आपको। अपने ही जंगल में अपने ही दोस्तों के घर भूत बनकर चोरी करते हो और उल्टा उन्हें डराते भी हो। रानो, हमें माफ कर दो। भोजन के लालच में हम बहुत लालची हो गए थे। हमने यह भी न सोचा कि आप सब हमारे दोस्त हो। और तुमने उस दिन मुझे मारा भी। मैं तो ये सब कुछ जाकर पुलिस को बताऊंगी और तुम दोनों को पकड़वाऊंगी। नहीं पारो बहन, इनके लिए यही सजा काफी है कि आज से हम इनसे दोस्ती नहीं रखेंगे और न ही इनसे बात करेंगे। गोरी और कालू, मेरे घर से चले जाओ। लेकिन रानो बहन, प्लीज हमें माफ कर दें। मैं और गोरी आप सबको वचन देते हैं कि आइंदा के बाद हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। दोस्तों, जो कोई भी गलती करता है हमें उसे एक दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। इसलिए हमें भी अपने इन दोनों दोस्तों को एक मौका जरूर देना चाहिए। वैसे तुम सबने बहुत जोर से मारा है मुझे। मेरे तो सर में दर्द हो रही है। किसने मारा था मेरे सर में डंडा? गोरी, मार तो सभी रहे थे, अब क्या पता तुम्हारे सर में किसने मारा है। सब हंसने लग जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।